Hello aspirants, good morning and welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is August 21. So let's get started and discussion की पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी है और अगर आपको प्रॉपर हाईलाइटेड न्यूज़पेपर चाहिए तो फिर वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं उस पर मैं आई कैन शेयर यू बिकॉज अगर ये टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे तो फिर कॉपीराइट का इशू आ जाता है ओके बट आई कैन शेयर दैट ऑन व्हाट्सएप अगर आपको हाईलाइटेड न्यूज़पेपर चाहिए अलॉन्ग विद दैट एक्स्ट्रा पीडीएफ एक्स्ट्रा पीडीएफ सीधे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। तो डॉक्टर्स की सेफ्टी का इशू कल हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था कल के न्यूज एनालिसिस में 20 अगस्त का आप वो उस वहां से देख सकते हैं जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाई है जो अपने रिकमेंडेशन अपने मेजर्स देगा कि हम डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं। इट विल recommend the security measures, safety audits and enhanced police presence. And second thing is कि सेंटर को भी ये कहा गया बिकॉज सेंटर ने कहा था हमारे पास कोई डेटा नहीं है जैसा कि एनडीए गवर्नमेंट जानी जाती है नो डेटा अवेलेबल गवर्नमेंट। ओके तो उनका यही कहना था कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है स्टेट या यूनियन टेरिटरी की तरफ से कि कितने डॉक्टर्स के साथ इस तरह के असॉल्ट हुए हैं या ऐसे कोई केसेस का हमने डेटा मेंटेन नहीं किया है। तो यहाँ पे सेंटर को भी एक मंथ दिया गया है टू collect the data from state union territories on security and facilities at all government run in hospital। ठीक तो जब ये टास्क फोर्स और कोई रिकमेंडेशन देगी तो हम देख लेंगे बाकी हमने कल 8 से 10 रिकमेंडेशन देखे थे जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं सेफ्टी को। लेटरल एंट्री पर ये हमने 19 अगस्त की डिस्कशन में कंप्लीट कर लिया था। लेटरल एंट्री को लेके हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे पॉजिटिव्स क्या है नेगेटिव्स क्या है। और आफ्टर दिस बैकलैश मोर सो बिकॉज क्योंकि यहाँ पे एससी एसटी और ओबीसी को इन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया यानी कि जो यूपीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन मिलता है उसको बाईपास कर रहा है ये लेटरल एंट्री सिस्टम राइट। तो यहाँ पर फिलहाल यूनियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए लेटरल रिक्रूटमेंट के। और देखिए जब भी आप इस तरह से डिली डॉली होते हो ना कि कभी आप कुछ ऑर्डर दे रहे हो फिर उसको रिवर्स कर रहे हो फिर कुछ कर रहे हो तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि आपका जो प्रोसेस है जो आपकी प्लानिंग है इसको लेकर वो फुल प्रूफ नहीं है तभी आप इस तरीके से चेंजेस करते हो बार बार। इंडिया मलेशिया रेस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नाउ यहाँ पे 2010 में साइन हुई थी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फिर उसको 2015 में एलिवेट किया गया टू एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और अब इसको और एलिवेट कर दिया गया है टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है और मलेशिया के कंटेक्स्ट में दो तीन बातें याद रखिए जैसे सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था औरंगुटन ये एक तरह की औरंगुटन डिप्लोमेसी कर रहे हैं जैसे चाइना पांडा डिप्लोमेसी करता है राइट। ये इसके जो भी सबसे ज्यादा यहाँ से ऑयल पाम इंपोर्ट करने वाली जो कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया सबसे आगे ठीक है तो ऐसी कंट्रीज को ये लोग औरंगुटन ऐसा गिफ्ट देते हैं और फिर आप उसको वाइल्ड में छोड़ दीजिए ठीक है तो वो सिर्फ एक डिप्लोमेसी का पार्ट है। बाकी इन दोनों देशों के बीच ऐसा कोई मेजर चीजें नहीं है जिसके बारे में हमें बात करने की जरूरत है। दी ओनली थिंग इसकी कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से दोनों में रिलेशन थोड़े से नीचे चले गए थे। First, Malaysia criticized India's Citizenship Amendment Act. First thing. Second, it also criticized India for reorganization of Jammu Kashmir जब हमने आर्टिकल 370 रिपील किया था। नेक्स्ट इज इंडिया जाकिर नायक को मानता है कि इसने हेट स्पीच और इस तरह के कन्वर्शन एक्टिविटीज के लिए हम इसको और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हम लोग इसको कल्पित मानते हैं बट मलेशिया कहता है कि नहीं इसका एक्सट्रेडिशन हम नहीं कर सकते। और जो इंटरपोल है इंटरनेशनल पुलिस उसने भी ये कहा था कि हम रेड क्रॉस नोटिस जारी नहीं कर सकते जाकिर नायक के अगेंस्ट बिकॉज इंडिया ने सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं दिए राइट। उसके अलावा कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम जब हमने लॉकडाउन लगाया था तो काफी सारे यहाँ पे जमात में आए हुए थे मलेशियंस तो उनको इंडिया ने डिटेन कर लिया था। ओके ये दिल्ली का ही केस था। फिर ये चार पांच कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से मलेशिया इंडिया के बीच थोड़ा सा स्ट्रेस था बट अल्टीमेटली दोनों को यूनाइट करने के लिए फैक्टर्स भी हैं जैसे मलेशिया ने कहा है कि हमें ब्रिक्स का मेंबर बनना है तो इंडिया ने कहा वी विल कंसिडर योर रिक्वेस्ट। सेकंड इज कि मलेशिया भी 9 डैश लाइन चाइना की साउथ पैसिफिक ओशन में जो है उससे परेशान है ठीक है तो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस मलेशिया के लिए भी हैं राइट। तो दोनों को पास आना ही पड़ता है चाहे कितने भी ये स्ट्रेस हो वैसे भी ये मैटर्स जो हैं ये कोई इतने बड़े मैटर्स नहीं है। आर्टिकल 370 है तो वो हमारा इंटरनल मैटर है सीए है हमारा इंटरनल मैटर है जाकिर नायक का है देख लेंगे जब इंटरपोल के सामने हम प्रेजेंट कर पाएंगे सफिशिएंट एविडेंसेस। और कोविड-19 के टाइम जो हुआ था इनको डिटेन किया गया था तो वो कोई बड़ी चीज नहीं थी आप इस तरीके से जमात लगा के बैठे हुए थे तो डिटेन करके आपको वापस आपके देश भेज दिया गया। पोलियो केस इन मेघालय इज वैक्सीन ड्राइव्ड सेज ऑफिशियल। अब देखिए वैसे इंडिया पोलियो मुक्त हो चुका है 2014 में 2011 के बाद से हमारे यहाँ कोई केस आया नहीं था और अगर 3 साल तक आपके यहाँ कोई केस नहीं आता है तो फिर आपको पोलियो फ्री कर दिया जाता है राइट। हालांकि हमारे नेबर पाकिस्तान अफगानिस्तान वो लोग अभी तक पोलियो फ्री नहीं है
जबकि इवन गाजा, कल हमने देखा था गाजा भी पोलियो फ्री है और 25 साल पहले हो चुका था, बट पाकिस्तान आज भी पता नहीं किस चीज में डूबा हुआ है। एनीवे यहाँ पर एक केस आया है, बट रिमेंबर ये वाइल्ड पोलियो का केस नहीं है, ये वाइल्ड पोलियो का केस नहीं है, ये वो हम एलिमिनेट कर चुके हैं, उसके तीनों वेरिएंट्स एलिमिनेट कर चुके हैं हम लोग। ये जो केस आया है वो है वैक्सीन ड्राइव पोलियो का। कई बार क्या होता है कि हम लोग लाइव वायरस वगैरह यूज करते हैं इनमें, ठीक, वो कई बार बच्चों के एक्सक्रीटा वगैरह के थ्रू वापस से नदी नालों में पहुंच जाता है, ठीक है, और फिर उस तरीके से मतलब वो पोलियो जो उसको हुआ है वो उस लाइव एटेन्यूएटेड वायरस की वजह से हुआ है जो हम लोग दवाई में इंजेक्ट करते हैं ताकि बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो सके, राइट। सो दिस इज अ वैक्सीन ड्राइव पोलियो। ये केस आया है मेघालय के सामने। WHO declared India polio free in 2014 after last case of wild polio virus. Okay, remember this wild polio virus was reported in 2011. तो 3 साल बाद हमें डिक्लेयर कर दिया गया we are now free from virus. Now oral polio vaccine, अभी हम वैक्सीन की भी बात करेंगे। It contains an attenuated or weakened form of the virus which activate the immune response in the body. ठीक है, तो हम इस वैक्सीन में एक तरह का लिविंग वायरस ही आपको देते हैं लेकिन बहुत माइल्ड फॉर्म में, ठीक है, ताकि वो एक इम्यूनिटी डेवलप कर सके हमारी बॉडी के अंदर। ऑन रेयर ओकेजन एन एक्सक्रीटेड वैक्सीन वायरस कैन कंटिन्यू टू सर्कुलेट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अब दवाई के फॉर्म में जो आपको एक वीक वायरस दिया गया था वो कई बार बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू बाहर निकलता है बच्चे से और फिर वो आपके पुअर सैनिटेशन और उन वजहों से वहीं पर सर्कुलेट होता रहता है, ओके। Now, the longer it is allowed to survive in the open, okay, the more genetic changes it undergoes. अब जब तक ये आपकी बॉडी के अंदर एक्टिव रहेगा, सर्वाइव करेगा, तो ये अपने कुछ जेनेटिक म्यूटेशन भी कर लेता है, बट इन वेरी रेयर इंस्टांस द वैक्सीन वायरस कैन genetically change into a form that can paralyze. Okay. This is what is known as circulating vaccine drive polio virus. ठीक है, वो फिर सर्कुलेट होता रहता है। तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं दो तरह की हमारी जो वैक्सीन हैं उनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस IPV एंड ओरल पोलियो वैक्सीन OPV। नाउ रिमेंबर कि इनएक्टिवेटेड, अब वर्ड से जैसा कि क्लियर है, इनएक्टिवेटेड वायरस में हम लोग किल्ड या फिर इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस यूज कर रहे हैं विच कैनॉट कॉज द डिजीज, ठीक है। तो ये दवाई हम किससे बना रहे हैं, एक मरे हुए या इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस को यूज करके। जबकि ओरल पोलियो वैक्सीन, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इट कंटेन्स द लाइव बट वीकेंड पोलियो वायरस विच इन रेयर केसेस कैन म्यूटेट, ठीक है, अगर वो ज्यादा टाइम तक रह गया बॉडी में तो फिर वो म्यूटेशन शुरू कर देता है एंड दिस कैन कॉज द वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस आउटब्रेक्स, ठीक है। तो दोनों में एक फर्क समझ में आया, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, लाइव वायरस के थ्रू बनाया जा रहा है, वीकेंड वायरस के थ्रू, जबकि इनएक्टिवेटेड वाला इधर डेड या इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस के थ्रू बनाया जा रहा है, ओके। अब पहले हम जान लेते हैं IPV के एडवांटेजेस। It is safe for use in immunocompromised individuals as it does not contain live virus. Like अब किसी बच्चे की इम्यूनिटी अगर बचपन से बाय बर्थ ही बहुत ज्यादा वीक है तो फिर उसके लिए हमें IPV यूज करना पड़ेगा, किल्ड वाला। अगर हमने ये वाला यूज कर दिया OPV जो कि थोड़ा सा लाइव वायरस है, तो फिर उस बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है, जैसे मदर की डाइट की वजह से या प्रीटर्म बर्थ की वजह से बच्चों की इम्यूनिटी वीक रह जाती है कुछ कुछ बच्चों की, तो फिर उनके लिए OPV ठीक नहीं है, उनके लिए फिर हमें इनएक्टिवेटेड वाला यूज करना पड़ेगा। IPV provides long-lasting immunity and does not require multiple doses to maintain the protection, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए, बट डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट इज इट इज मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस एंड एडमिनिस्टर कंपेयर टू OPV. IPV requires multiple doses, usually a series of 2-4 shots to achieve the full immunity, and it does not provide the same level of म्यूकोसल इम्यूनिटी एज OPV, ठीक है। तो ये उस लेवल की इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करेगा जैसा कि वो कर रहा है, क्योंकि वो लाइव वाला है, which can limit its ability to interrupt the transmission of the virus, right? ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। इस वाले पे आते हैं, इसके एडवांटेज क्या है? फर्स्ट इज इट इज लेस एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस एंड एडमिनिस्टर कंपेयर टू IPV. It only requires a single or few doses to provide effective immunity, and it can provide better mucosal immunity which help to interrupt the transmission of the virus. Disadvantage क्या है? It is not recommended for the use of immunocompromised individuals as the live virus can pose a risk. अब अगर किसी की बर्थ से इम्यूनिटी कम है तो फिर उसके लिए लाइव वायरस यूज करना ठीक नहीं है। OPV ड्राइव्ड इम्यूनिटी may not be as long lasting as IPV ड्राइव्ड इम्यूनिटी, ओके। तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है इन दोनों में डिफरेंस जानना, क्लियर। पोलियो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाईली इन्फेक्शियस होता है, वायरल है, इट कैन लीव पेशेंट्स डिसेबल्ड एंड इवन इन सम केस इवन प्रूव फेटल,
ठीक है, ये एंटर करता है हमारे नर्वस सिस्टम में एंड इट कॉज टोटल पैरालिसिस इन जस्ट फ्यू आवर्स। 3 स्ट्रेन हैं इसके मोस्टली, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। नाउ रिमेंबर कि टाइप 3 ये टोटली इरेडिकेट किया जा चुका है, टाइप 2 टोटली इरेडिकेटेड, बट टाइप 1 अभी भी एंडेमिक है, स्पेशली इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। क्लियर। स्प्रेड कहां से होता है? मोस्टली थ्रू फीकल, ओरल रूट एंड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर और फूड। नाउ रिमेंबर देयर इज नो नोन क्योर फॉर पोलियो। इसका कोई क्योर नहीं है, किसी को अगर पोलियो हो गया तो हम उसको इलाज कर सकें, नो, वी कैन ओनली प्रिवेंट इट, राइट। ये है वैक्सीन ड्राइव वायरस एंड सर्कुलेटिंग वैक्सीन ड्राइव वायरस, तो ये हमने समझ लिया है कैसे होता है, ठीक है। while replicating in the gastrointestinal tract it genetically changes into the form that can paralyze, राइट। और अगर वो सर्कुलेट होता रहे कम्युनिटी में तो फिर उसका नाम हो जाता है सर्कुलेटिंग वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस। ऑलराइट, सो वी आर डन विद दिस टॉपिक, आगे चलते हैं। लाइफ सेंटेंस फॉर 6 अक्यूज इन 1992 अजमेर सेक्स स्कैंडल। अब देखिए बहुत हॉरिबल केस था। था क्या कि 1992 का जब दौर था तब ये वीडियो वगैरह बहुत रेयर होते थे, बट कुछ लोगों ने विद प्लानिंग इसके थ्रू कि पहले अब अगेन डोंट डोंट टेक इट पर्सनल, ठीक है, बट आप खुद सर्च कर सकते हैं, इट वाज अ वेरी हाई लेवल स्कैंडल। एंड अगेन ये हिंदू मुसलमान या बीजेपी एंड अदर्स काफी लोग इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं आजकल की, देखिए ये इंडिया अलायंस के जितने भी हैं वो इस केस पे कुछ नहीं बोल रहे, जबकि इस टाइम पर जो चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान के वो खुद मिस्टर शेखावत थे, जिनका बेटा आज मोदी सरकार में मिनिस्टर है, सेंट्रल मिनिस्टर। ओके, तो इट्स नॉट अबाउट बीजेपी वर्सेस अदर पार्टीज और हिंदू वर्सेस मुस्लिम। द थिंग इज कि ये लोग क्या करते थे यहाँ पर कि पहले मुस्लिम लड़कों के थ्रू हिंदू लड़कियों को अप्रोच किया जाता था, इवन स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, और फिर उनके साथ इस तरीके की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती थी और फिर ब्लैकमेल किया जाता था। फिर ब्लैकमेल करके उनको इन इन काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूशन और फोर्स सेक्स में इंडल्ज कर दिया जाता था। उसके बाद इन्हें फोर्स किया जाता था कि अपनी और भी फ्रेंड्स को लेकर आइए, फिर उनके साथ वही वीडियोग्राफी, न्यूड फोटोज एंड ऑल दोस थिंग्स, और फिर ये विशेष साइकिल इसी तरीके से चलती रहती थी जब तक कि एक लोकल न्यूज़पेपर ने इस चीज को इसका भांडाफोड़ नहीं किया था। और सबसे बड़ी शर्म की बात ये थी कि इसमें वो लोग भी इन्वॉल्व थे जो अजमेर शरीफ की दरगाह के केयर टेकर थे। ओके, जबकि वो काफी हिंदू भी विजिट करते हैं वहां पर, उसको काफी ऑस्पिशियस माना जाता है, बट वहां के जो केयर टेकर्स थे, चिश्ती फैमिली, वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। ओके, और ये सजा होते होते इनको 32 साल लग गए, राइट। सो अगेन द थिंग इज नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि द थिंग इज कि यहाँ पे फिर वो लव जिहाद वाला एंगल आ जाता है। एंड मेन थिंग इज कि ये ऐसे केस आपको फिर एक पूरी कम्युनिटी को ही टैग कर देते हैं कि इस तरह की हरकतें ये करते हैं, लव जिहाद एंड ऑल दोस थिंग। जो गलत होता है वो ये था कि कई बार जिस कम्युनिटी के लोगों ने ये किया है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया, हिंदू कम्युनिटी की लड़कियों को, इन्हीं कम्युनिटी के लोग सामने आकर इनको सजा नहीं दिलवाते। अगर मुस्लिम कम्युनिटी ऐसे लोगों के अगेंस्ट आके सजा दिलवाए कि इस तरह की घटिया हरकत की है तो बिल्कुल मिलनी चाहिए, इसको क्रिटिसाइज करें, तो फिर किसी और को मौका ही नहीं मिलेगा कि पूरी कम्युनिटी को ब्लेम करने का। लेकिन ये चीज होती नहीं है जनरली। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल उस पर फिल्म भी बन रही है, दी अजमेर फाइल नाम से, आएगी थोड़े टाइम में। ये सब हमने कल समझ लिया है कि मतलब लॉस आर नॉट इनफ व्हेन सेफ्टी नॉर्म्स इन हॉस्पिटल्स आर लो, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। कल हमने इसके रिलेटेड सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। बाकी जब टास्क फोर्स की कोई रिपोर्ट आएगी और उसमें कुछ नया मिलेगा तब हम आगे डिस्कस करेंगे। हैंडलूम सेक्टर, पहले मैं इसको मेन्स 450 प्लस में लेना चाहता था, लेकिन हम इसको आज ही कर लेते हैं। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गवर्नमेंट ने ताकि इसको डेवलप किया जाए। अभी मैं एक प्रोग्राम समझाऊंगा आपको। एंड द रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम टू प्रोवाइड एंड टू एंड सपोर्ट फॉर प्रमोशन ऑफ द हैंडलूम सेक्टर एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। इसके रिगार्डिंग काफी सारी स्कीम चलाई गई हैं। फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे जीएसटी लगाया हुआ है, तो ये चाहते हैं कि हमें एग्जेम्पशन दिया जाए क्योंकि हम लोग वैसे ही काफी लॉस में सफर कर रहे हैं। दूसरा, इनका कहना है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, स्पेशली विद इलेक्ट्रिसिटी एंड कॉटन फाइबर। ये तो यानी कि कहीं ना कहीं इनका जो पूरा इनपुट कॉस्ट है वो काफी हाई होने की वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन काफी रिड्यूस हो गए। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए काफी सारी स्कीम्स लॉन्च की, हम एक एक करके उन सबको डिस्कस करते हैं। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस, वन मोर थिंग कि मेंस 450 प्लस में मैंने कल एक लेक्चर बनाया इंडिया की द साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी सरकार ने जो भी मेजर्स लिए हैं फर्दर क्या करना है, मतलब हमने पूरा अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो होना चाहिए आज के कंटेक्स्ट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक, डार्क पैटर्न्स एंड ऑल दोस थिंग, वो सब मैंने कल एक वीडियो में अपलोड कर दिया, तो उसको देख लीजिएगा।
चलिए स्कीम्स देखते हैं कि आखिर हैंडलूम सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लेकर आई है। तो फर्स्ट, जैसा कि न्यूज में भी दिया हुआ है, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम तैयार किया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हैंडलूम्स एज वेल एज वेलफेयर ऑफ द वीवर्स। इन दोनों चीज का ध्यान रखने के लिए ये हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लेकर आए। और यहाँ पे गोल ये था हमारा कि हम लोग स्टैब्लिश करेंगे हैंडलूम क्लस्टर्स एंड दैट टू एट ब्लॉक लेवल। ठीक है, ताकि ये जो हैंडलूम हैंडलूम वीवर्स हैं, इनको सेल्फ सस्टेनेबल बनाया जा सके इनके काम को। इसके लिए ब्लॉक लेवल पर हमें क्लस्टर्स बनाने होंगे। ठीक है, तो दैट वाज हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरा लगाया इन्होंने कि सिर्फ हैंडलूम बनाना काफी नहीं है, उसकी ब्रांडिंग करना भी जरूरी है। ठीक है, जब तक उसकी ब्रांडिंग नहीं होगी तब तक उसकी जेन्युइननेस के को लेकर लोगों में एश्योरेंस नहीं होगा। तो हैंडलूम मार्क स्कीम लेकर आए हम लोग यहाँ पर। यहाँ पे हमारा गोल ये था कि इसको एक प्रीमियम पोजीशन देनी है अपने डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग इसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग ऑफ द हैंडलूम प्रोडक्ट्स, ताकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी एक जेन्युइननेस का प्रूफ रहे, उसको एक प्रीमियम पोजीशन मिल सके। ओके, बायर को ये अश्योरेंस हो कि यस दिस प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली जेन्युइन। सेकंड, थर्ड स्कीम थी हमारी यार्न सप्लाई। अब जैसा कि इन्होंने ऊपर भी आर्टिकल में बोला कि जो यार्न है यानी कि इनपुट इनका, ठीक है, वो काफी कॉस्टली हो रहा है, तो इसको एटलीस्ट जीएसटी से एग्जाम कर दीजिए आप, इस तरह की इनकी डिमांड थी। तो फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे क्वालिटी यार्न अवेलेबल हो सके, फर्स्ट थिंग इज कि क्वालिटी यार्न, एंड सेकंड थिंग एट रीजनेबल प्राइस। ठीक है, और ये स्कीम इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? तो इट इज इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। अब यहाँ पे बात की गई मेगा क्लस्टर्स बनाने की, छोटे मोटे नहीं, मेगा क्लस्टर्स। ठीक है, मेगा क्लस्टर्स यानी कि जिनमें कम से कम 15,000 लूम्स हो एक ही जगह पर। ठीक है, और फिर यहाँ पे इंश्योर करने के लिए बात की गई फंडिंग की। अभी फंडिंग किस किस काम में यूज हो सकती है? ये सभी काम में हो सकती है। जैसे आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना है, कर लीजिए। ठीक है, उसके लिए आपको फंडिंग प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। आपको अपना आपको कोई कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाना है, वो बना सकते हैं आप। कॉमन फैसिलिटी सेंटर, सब लोग सेपरेट सेपरेट क्यों चलें, एक कॉमन सेंटर होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज हो। मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स हो, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकें। या यार्न डेपोज हो, ताकि आपको रॉ मटेरियल इजीली मिल सके। ठीक है, तो ये सब चीजें इस स्कीम में इंश्योर की गई, हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। नेक्स्ट इज, अब वीवर्स जो हैं उनकी लाइफ बड़ी टफ होती है इस फील्ड में, तो इनके लिए भी एक वेलफेयर स्कीम लाई गई, दैट इज हैंडलूम वीवर कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर स्कीम। यहाँ पे गोल रखा गया कि जो 18 साल से 50 साल के लोग हैं, ठीक है, इनको एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अराउंड ₹2 लाख का इन केस ऑफ डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये 5 स्कीम्स काफी हैं कि गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या किया हुआ है। बाकी मैंने यहाँ पे आपको ये तो चलिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हो गए जो मैंने आपको समझाए। बाकी मैंने आपको यहाँ पे चैलेंजेस दे दिए कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं, तो वो सब आप सेल्फ रीड कर सकते हैं कि कंपटीशन फ्रॉम मास प्रोड्यूस टेक्सटाइल से काफी कंपटीशन आ रहा है, जो मशीन्स प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास अच्छा नहीं है, तो उसकी ये सब स्कीम्स लाई गई है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ही नहीं है यंगर जनरेशन का कि हमें हैंडलूम सेक्टर में जाना है। ठीक है, लो इकोनॉमिक वायबिलिटी, उतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, मार्केट एक्सेस उतना नहीं है, ये सस्टेनेबिलिटी का कंसर्न आ चुका है अब तो इनके लिए, एंड इंक्रीज ग्रोथ ऑफ पावर लूम्स। ठीक है, तो पावर लूम्स चल रहे हैं तो फिर हैंडलूम्स कौन लेगा? बट ऑब्वियसली बात है कि हैंडलूम की बनी हुई चीजों की भी एक क्वालिटी होती है, अच्छे लगते हैं वो भी। ओके, तो यहाँ पे ये हैंडलूम सेक्टर वाला टॉपिक हमने कंप्लीट किया। चैलेंजेस आप खुद से रीड कर सकते हैं। देखिए, हम लोग आगे चलते हैं। लेटरल एंट्री की बात हो चुकी है ऑलरेडी। 2+2 डायलॉग, ठीक है, ये हम कई कंट्रीज के साथ करते हैं, और फिलहाल हमारा इसमें जापान के साथ चल रहा है। और जापान के साथ जापान ने कहा है दैट इंडिया हैज सेट ए गोल ऑफ बिकमिंग ए डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 एंड बिल्डिंग डोमेस्टिक डिफेंस कैपेबिलिटीज इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट। और डोमेस्टिक डिफेंस कैपेबिलिटीज के कंटेक्स्ट में मैंने आपके साथ दो चीजें कवर की हैं अच्छे से, कि हमने क्या क्या स्कीम्स चलाई हुई है अपना इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस करने के लिए, और दूसरा किस किस कंट्री के साथ हमने
किस प्रोडक्ट आइटम में कोलैबोरेशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों चीज मैं आपको ऑलरेडी अपने पिछले 1-2 वीक के डिस्कशन में करवा चुका हूँ। ठीक है, और 2+2 डायलॉग की बात है तो अब आप मुझे बताएंगे कि हम और किस किस कंट्री के साथ 2+2 डायलॉग करते हैं। ओके, चलिए लेट्स मूव अहेड। ये सब हमारे काम का नहीं है आज के पेपर में। एक ग्राउंड प्लान फॉर सस्टेनेबल मास एम्प्लॉयमेंट। अभी मास एम्प्लॉयमेंट पे कुछ ना कुछ आता ही रहता है, तो इन्होंने यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज दिए हैं, तो हम उसको एक एक नजर डाल लेते हैं उस पर। फर्स्ट इज कम्युनिटी बेस्ड स्किलिंग करने की जरूरत है हमें। दिस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम शुड स्टार्ट एट द लोकल लेवल विद कम्युनिटीज प्लेइंग ए सेंट्रल रोल इन आइडेंटिफाइंग द स्किल्स नीडेड। क्योंकि हर एरिया अलग अलग चीज का हब होता है, तो वहां पर लोगों को किस तरह की स्किल्स की जरूरत है वो आइडेंटिफाई करो, ताकि वहीं पर वही स्किल देकर उनको वहीं एनरोल किया जा सके जॉब्स में। राइट, government initiatives should involve direct community action through institutions like Gram Sabha or Basti Samitis, ensuring that programs are tailored to specific needs of the people. Second is converging HDI, Human Development Initiative. अब जरूरत ये है कि हमारे जो एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स हैं दे शुड बी इंटीग्रेटेड विद द एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट सेक्टर्स। ओके, सो दैट बेटर आउटकम दिखे हमें पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज में एंड इम्प्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम देना है तो बस काम ही देना है, नहीं, उसको हमें थोड़ा सा ओवरऑल इंडिकेटर्स के साथ भी कन्वर्ट करके चलना है कि इससे हमें आउटकम दिखे कि इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरी है। वोकेशनल एजुकेशन इंटीग्रेशन। ना कई बच्चे होते हैं जिनका मन किताब में नहीं लगता या किताब से नहीं सीखा जाता। आपको कई ऐसे डेंटिस्ट भी मिल जाएंगे जिन्होंने 3-4 साल कॉलेज में कुछ समझ नहीं आया किताब से, लेकिन लास्ट में जब 1 साल अच्छे से प्रैक्टिकल के थ्रू ट्रेनिंग दी गई, ठीक है, तो बन गए, सीख लिया उन्होंने। ठीक है, तो फ्यू पीपल आर कि वो इन हैंड लर्निंग ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन बुकिश लर्निंग। Vocational courses should be introduced alongside the undergraduate program in colleges, making graduates more employable. This can be achieved by providing colleges with resources to offer the need-based vocational training. ठीक है, अब सपोज कि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रही वो चीज़ें, मुझे लग रहा है कि इससे मैं बस डिग्री ले सकता हूँ, मुझे काम कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन मेरा इंटरेस्ट लाई करता है कि मैं 2D और 3D एनिमेशन सीख लूँ। तो अगर मुझे इस तरह का कोई कोर्स करना है तो वो कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए सरकार को रिसोर्सेज अवेलेबल कराना चाहिए उन कॉलेज को, ताकि नीड बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सके आपको जिस फील्ड में भी स्किल्स डेवलप करनी है। स्टैंडर्डाइजिंग हेल्थ केयर ट्रेनिंग। नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज शुड मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ensuring that graduates are highly skilled and employable both in India and abroad. अब देखिए अब्रॉड में स्पेशली कंट्रीज लाइक इटली, स्पेन, जापान, ठीक है, इन सब में इनकी अब इकोनॉमी उस स्टेज पे पहुंच गई जहां पे इन्हें केयर टेकर्स की ज्यादा जरूरत है। अभी इंडिया से झारखंड से काफी सारे बच्चे रिक्रूट करके जापान भेजे गए टू वर्क एज अ केयर टेकर या नर्सेस एंड सो ऑन। राइट, तो उसके लिए जरूरी है हम कि पहले तो हम जो अपने नर्स और इन एक्सिलरी सर्विसेज के बच्चों को जो ट्रेनिंग देते हैं स्कूल कॉलेजेस में, ठीक है, वो उस स्टैंडर्ड की हो, उस लेवल की हो कि उनको इंडिया एज वेल एज अब्रॉड में भी वर्क मिल सके। ठीक है, इसराइल में सबसे ज्यादा इंडियन नर्सेस प्रेफर की जाती हैं। क्रैच केयर गिवर कार्डर्स। अब अगर आपको वुमेन को वर्कफोर्स में लाना है तो एट द सेम टाइम आपको उसको ये भी अरेंज करके देना होगा कि जब वो बच्चे होंगे उसके, तो फिर वो कैसे मैनेज करेगी दोनों चीज को। वो तभी हो सकता है जब वर्क प्लेस पर आपको क्रैच फैसिलिटी मिले, ये जिसको पालना बोलते हैं हिंदी में। टू सपोर्ट वर्किंग वुमेन, यूनिवर्सल क्रैच सर्विसेज should be provided by the trained community caregivers, allowing women to work without concerns for their children's care. अब आंगनवाड़ी है तो आंगनवाड़ी में कितनी वेल ऑफ फैमिलीज की महिलाएं छोड़ना पसंद करती हैं। न्यूक्लियर फैमिली का टाइम है, ससुर नहीं है घर में, सास नहीं है, मदर नहीं है, ठीक है, तो फिर वो क्रैच फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ताकि विमेन अपने वर्क पर जा पाए ठीक से। इन्वेस्टमेंट इन स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, अपग्रेडिंग एंड एक्सपेंडिंग दी आईटीआई। आज ये आईटीआई सिर्फ नाम के रह गए और कुछ नहीं, ठीक है, एक टाइम था जब शायद यहाँ से सीखते थे लोग, बट आजकल सिर्फ सर्टिफिकेशन हो गया है और कुछ नहीं। एंड पॉलिटेक्निक्स इज एसेंशियल फॉर स्किल डेवलपमेंट स्पेशली इन रीजन्स विद लिमिटेड वोकेशनल एजुकेशन फैसिलिटीज। Introducing enterprise skills in schools. Schools should teach technology and enterprise skills, fostering innovation and preparing students for entrepreneurship. अब ये थोड़ी बोल बच्चन टाइप ज्यादा लगती है बिकॉज स्कूल के बच्चों में अब जैसे दिल्ली सरकार चलाती है, ठीक, इसमें मतलब कितने बच्चे उस एज में एंटरप्रेन्योरशिप जैसी चीजें सोच सकते हैं, ठीक, और बिजनेस करना अपने आप में एक बहुत रिस्की एडवेंचर है एंड इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू सेटअप। अगर आप एक कोचिंग भी सेटअप करते हो तो 6 साल
7 साल लग जाते हैं थोड़ा सा नाम बनाने में। ठीक है, तो ये इतना आसान नहीं है कि स्कूल में, प्रोवाइडेड कि उस बच्चे ने उतनी अच्छी तेजी से टेक्नोलॉजी सीखी हो। ठीक है, लाइक जैसे जूनियर हैट लेके आया था बायजू, उसने कहा था हम कोडिंग सिखाएंगे छोटे बच्चों को, फेल रहा। बच्चा स्कूल के एग्जाम में इतना ओवरबर्डन है तो वो कहाँ टेक्नोलॉजी सीखने का टाइम है, बट लिखने के लिए तो लिखना पड़ेगा आपको ये सब। को शेयरिंग दी अप्रेंटिसशिप, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री शुड शेयर द कॉस्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप टू इंश्योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड बेटर जॉब प्लेसमेंट फॉर द यूथ। ठीक है, तो ये किया है इस साल के बजट में। Streamline loans for women entrepreneurs. Access to working capital loans should be improved for women-led and first-generation enterprises, helping them scale their business. बट द थिंग इज कि इंडिया में बिजनेस करना आसान इसलिए नहीं क्योंकि आप पे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगता है, ऑलमोस्ट 12 to 14% का इंटरेस्ट लगता है जब आप बिजनेस के लिए लोन लेते हो। ओके, प्रोवाइडेड कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। जबकि चाइना में यही चीज 5 to 6% इंटरेस्ट पर हो जाती है। ठीक है, जापान में तो 0% पे चल रहा है। तो हमारे यहाँ इतने ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई भी बिजनेस के लिए लोन आपको एटलीस्ट 9 to 10% तो मिनिमम है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, या आपका एक्सपीरियंस कैसा है प्रायर, या फिर आप किस सिटी में बिजनेस कर रहे हैं, क्या वहां पर आपके प्रोडक्ट कितना मार्केट है। ये तो इतने हाई इंटरेस्ट रेट पर इट इज नॉट पॉसिबल कि बिजनेस सेटअप करना इतना आसान हो जाए। Skill accreditation program. Universal accreditation program for the skill providers should be established with the state and industry jointly sponsoring the candidates. अब जब तक ये स्किल्स नहीं देंगे, क्योंकि देखिए स्किल्स के नाम पे हमारे यहाँ से सर्टिफिकेट बांट दिए जाते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, ठीक है, कई इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो आपको वीडियो एडिटिंग सिखा रहा है, कोई आपको एनिमेशन सिखा रहा है, बट उसमें से 90% बच्चे सिर्फ डिग्री लेके बाहर आ जाते हैं। Targeted Manrega investment. Funds from the Manrega should be used more effectively in water-starved and impoverished regions, focusing on income-generating initiatives for the poorest families. And scaled apprenticeship, increasing the scale of apprenticeship with focus on skill acquisition and dignified wages can improve youth and all those poor बच्चे। ठीक है, तो 12 पॉइंट्स हैं यहाँ पे कुल मिला के जो इन्होंने इस एडिटोरियल में आपके लिए लिखे हैं। उसमें से आप कोई भी 6-7 याद रख लीजिए कि हम कैसे मास लेवल पर, ठीक है, मास लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। कोई से 5-6 जो आपको अच्छे लगे आप याद रख सकते हैं। दूसरा, अब एक रिग्रेसिव मेजर लिया है वेस्ट बंगाल सरकार ने। उन्होंने कहा है कि लड़कियों को अवॉइड कीजिए नाइट के टाइम पे काम करना। तो इनका ये कहना है ये एक रिग्रेसिव मूव होगा, इससे तो उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो और घट जाएगी विमेन की। बट सच्चाई ये है कि अगेन जस्ट गिविंग माय पर्सनल ओपिनियन कि ये जो यहाँ पे एडिटोरियल लिख भी रहे हैं इस तरह का, ये खुद अपनी लड़कियों को नाइट शिफ्ट में कहीं पे जॉब नहीं करने देंगे। बट लिखने के लिए लिखना होता है। बट द थिंग इज कि अभी जिस तरह के हालात हैं, अगर हम इस तरह की कोई अरेंजमेंट कर सकते हैं कि वुमेन्स को किसी भी फील्ड में नाइट शिफ्ट ना करनी पड़े, तो फिलहाल के लिए तो वो ठीक होगा, एटलीस्ट अभी के लिए। ठीक है, नाउ one of the guidelines issued by West Bengal government calls for minimizing night duty for women. Now this is a regressive move. It will only end up removing women from the workforce. इसकी high possibility है obviously. Okay. Now labor force participation rate for urban women is already very low, like just 25%. Center and states must ensure that women employed as healthcare professionals, gig workers, and factory workers, call center staff, auto drivers, hotel duties, and journalists, they are able to work safely anywhere and at any time. Reducing their time at work will only lead to women losing jobs and their financial independence. कम से कम इस तरह की चीजें तो की जा सकती हैं कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर जैसे होटल्स हो गए, चलो हम उन बड़े 5 स्टार होटल्स की बात नहीं कर रहे, बट जो मीडियम साइज के भी होटल्स हैं, पीपल आर मैनी टाइम्स दे आर ड्रंक एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, कई बार क्लब्स होते हैं इतने आउटर में होते हैं सिटी के, वहां पर आप फीमेल्स वगैरह बाउंसर वगैरह को यूज करते हो। ये सेक्टर्स थोड़े से टफ हैं, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है कि इनमें जॉब्स हो पाए। हॉस्पिटल सेक्टर्स की जब बात आती है तो उनमें कुछ नहीं है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको सीसीटीवी, आपको लाइटनिंग, इस तरह के प्रोविजन, सेपरेट रेस्ट रूम्स, वॉशरूम्स एंड इस तरह की चीजें करनी है, अरेंज हो जाएंगी वो। ये बट कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर नाइट शिफ्ट करना उनका ठीक नहीं है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस की है एक नेशनल टास्क फोर्स टू लुक इनटू द सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स आफ्टर दिल्ली गैंग रेप इन 2012। हार्शर लॉस एंड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट के प्रोविजंस किए गए, बट सिर्फ हार्श पनिशमेंट के डर से ये चीजें अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एनसीआरबी का एनुअल रिपोर्ट का डेटा कहता है कि 4.45 लाख केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन वर रजिस्टर्ड, दैट मींस नियरली 51 एफआईआर एवरी आवर। Now, apart from effective implementation of laws, a change in the mindset of the society at large and creating awareness in the public
ऑन जेंडर जस्टिस वुड गो ए लॉन्ग वे। अब इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इंक्लूड करना भूल गए, वो कि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनका क्या। ठीक है, ब्रिजभूषण पर केस दर्ज हुआ। खुद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में भी कहा कि ये सारे एलिगेशन सच सच हैं, उसके बाद भी इस रोमिंग फ्री। ठीक है, रेवंत का केस आपको याद होगा, कर्नाटका में एच डी देवगौड़ा के पोते। ठीक है, उन पे क्या एलिगेशन लगे, 3,000 से ज्यादा महिलाओं के इन्होंने रेप की वीडियोस बना रखे हैं। ठीक है, क्या हुआ उस केस में, नथिंग, नो मूवमेंट। किसी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी चीफ मिनिस्टर ने, किसी बड़े पॉलिटिशियन ने कुछ नहीं बोला। जब इस तरह के लोग पॉलिटिक्स में बैठे होते हैं तो नीचे वालों को भी डर नहीं होता। राइट, उसी तरह से बीएचयू में एक लड़की का गैंग रेप हुआ, 3 लोग पकड़े गए। कहां से थे, यूपी में जो पार्टी पावर में है उसी के स्टूडेंट विंग के नेता थे तीनों। तीनों के फोटो बीजेपी के बड़े बड़े मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उनके फोटोज थे। क्या हुआ मैटर में, कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसे लोगों की वजह से सजा का कोई डर रहता नहीं है। बिल्किस बानो के केस में फ्री होके आए वो सारे रेपिस्ट, मालाओं से स्वागत किया गया, बयान ऐसे दिए गए एमएलए की तरफ से कि संस्कारी ब्राह्मण है। तो इस तरह की चीजें फिर और ज्यादा आपको और एंटी वेमेन बनाती हैं, बहुत कैजुअल बनाती हैं कि कुछ कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। राइट, तो पब्लिक का माइंडसेट चेंज करने से पहले पब्लिक को पहले अपने वोट देते वक्त थोड़ा सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। ऑलराइट, वेस्ट एशिया का इशू हम ये सारी चीजें देख ही रहे हैं काफी टाइम से। रशिया चाइना, चाइना एक डिप्लोमेटिक मीडिएटर बनता जा रहा है इस एरिया में। देखो, आप चाइना की डिप्लोमेसी की 2 एग्जांपल हमने देखे थे। एक तो हमास फतेह और जो भी अदर फैक्शंस थे पीएलओ के, ठीक है, इन सब के बीच में एक उसने कॉमन एग्रीमेंट करा दिया। दूसरा सऊदी अरेबिया एंड ईरान के बीच, जो कि कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, इन दोनों के बीच में उसने डिप्लोमेटिक चैनल वापस से ओपन करवा दिए। रशिया की बात करें तो रशिया वो था जिसने सीरिया में जब सिविल वॉर हुई थी अगेंस्ट असद, ठीक है, उस टाइम पर रशिया ने सीरिया की पूरी मदद की थी और सीरिया ने रशियन सोल्जर्स की मदद से ही इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया को डिफीट किया था। राइट, और मिस्टर असद बशीर अभी भी सीरिया के प्रेसिडेंट बने हुए हैं और रशिया ने भी अपना जो एक बेस बनाया था यहाँ पे मिलिट्री का, वो आज तक मैनेज किया हुआ है। अब ये दोनों मिलकर, चाइना एंड रशिया, ये दोनों मिलकर बस यही चाहते हैं कि यहाँ से यूएसए का जितना दबदबा कम हो सके उतना कम करना है। और ट्रंप ने एक टाइम पे जब वो बना था प्रेसिडेंट, तब उसने कहा भी यही था कि हमें कोई ग्लोबल पुलिसिंग करने की जरूरत नहीं है, हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे वर्ल्ड की। ठीक है, तो वो वेस्ट एशिया से पीछे जाता रहा और रशिया चाइना आगे आते रहे। ऑलराइट, बाकी आप जानती हैं ईरान की प्रॉक्सीज, हाउदी, हमास एंड हिजबुल्ला। ठीक है, एंड ईरान इज स्ट्रांगली बैक्ड मिलिटरली बाय रशिया, क्योंकि अभी ईरान ने ड्रोन्स वगैरह भी सप्लाई किए थे रशिया को यूक्रेन वॉर के लिए। एंड इट इज इकोनॉमिकली वेल सपोर्टेड बाय चाइना। चाइना ने उसके साथ 25 ईयर्स की स्ट्रैटेजिक डील भी की थी। राइट, तो यही सब इसमें पॉइंट्स में दिया हुआ है, उसमें ऐसा कुछ नया बताने का नहीं है, बस यही 4-5 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। हालांकि रशिया चाइना एक चीज पर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं, दैट इज कि यस, ईरान का न्यूक्लियराइजेशन नहीं होना चाहिए। राइट, ईरान इज व्यूड एज द थ्रेशोल्ड न्यूक्लियर स्टेट, यानी कि उसके पास कैपेबिलिटी है अब कि वो न्यूक्लियर बन सकता है किसी भी दिन, से परीक्षण करने की देर है। हालांकि चाइना चाहेगा कि ईरान में ऐसे लीडर्स रहें जो एंटी वेस्ट एंड एंटी यूएस पोजीशन रखते हों। मॉस्को has managed well with the global south in maintaining a workable position regarding Ukraine। ठीक है, ग्लोबल साउथ यानी कि हमारे इंडिया जैसी कंट्रीज के साथ उसने ठीक ठाक है कि हम लोग न्यूट्रल रहे यूक्रेन वॉर पे। Its intelligence and military apparatus has mobilized in areas such as West Africa to challenge a long-standing American and European presence। Even वेस्टर्न अफ्रीका में भी रशिया का प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से फ्रांस और अमेरिका का डोमिनेशन में रहता था। In West Asia, recent reports have suggested Russian intelligence presence in Yemen to help the Houthis as they disrupt the global trade traversing through the Red Sea। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे रशियन इंटेलिजेंस की प्रेजेंस हाउथी रेबल्स को भी सपोर्ट कर रही है। ओके, और यहाँ पर एक और नाम था, मुझे एक चीज और बतानी थी। यस, सीरिया में ये लटाकिया, ठीक है, लटाकिया प्रोविंस में परमानेंट बेस बना रखा है रशिया ने अपना। ठीक है, आईसिस को डिफीट करने के बाद भी। तो सीरिया में बशर अल असद की सरकार अगर बच पाई तो वो रशिया की मदद से। तो ये कांग्रेस के लीडर हैं, इन्होंने लिखा है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपना जो कांग्रेस मैनिफेस्टो था उसकी तारीफ की है, बीजेपी की हर चीज की क्रिटिसाइज की है, तो हम वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट पॉलिटिकल इशू। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, हमने प्रोग्राम में अब रखा था कि हमें 20% की इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है बाय 25-26, ठीक है, पेट्रोल के साथ, और वी आर वेल ऑन ट्रैक।
तो पहले इस आर्टिकल का क्रक्स जानते हैं, उसके बाद बाकी चीजें जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं उसके भी मैंने आपको नोट्स दे दिए सभी जनरेशन की फ्यूल्स, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा बायोफ्यूल, किस टाइप का बायोफ्यूल किस प्रोसेस से बनता है, इन दो चीजों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा फॉर योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। मेन सीरीज फिलहाल हम चलते हैं कि आखिर हमारा टारगेट कितना है और हम कितना पीछे चल रहे हैं अभी, या हम अचीव कर पाएंगे इसको या नहीं। India's ambitious target of achieving 20% ethanol blending with petrol by 25-26 is progressing well, supported by significant increase in ethanol production capacity. However, the rapid expansion of ethanol production, particularly from food grain, अब food grain से हम ethanol production कर रहे हैं, यानी कि हम फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स की बात कर रहे हैं। सेकंड जनरेशन होते हैं नॉन फूड ग्रेन से आता है जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट, थर्ड जनरेशन आता है एल्गी से, ठीक है, जो कि वाटर के ऊपर ग्रो किया जा सकता है, एंड फोर्थ जनरेशन आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड से, यानी कि हम किसी क्रॉप में कुछ ऐसी चेंजेस कर दें कि वो और ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे, राइट। ये होते हैं चार जनरेशन फ्यूल। अब क्योंकि हमारा मेजोरिटी कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट जनरेशन से, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हमारी फूड सिक्योरिटी पे एक प्रेशर डालेगा। जैसे मेज से हम लोग बना रहे हैं, शुगर केन से बना रहे हैं, तो ये कंसर्न है हमारा विद रिस्पेक्ट टू दिस फूड वर्सेस फ्यूल, कि हम किसको ज्यादा एम्फेसाइज करें, फूड को या फ्यूल को। इथेनॉल प्रोडक्शन माइलस्टोन, तो अभी तक हमने क्या अचीव कर लिया है, वी हैव ऑलरेडी रीच अराउंड 13 to 15% ब्लेंडिंग इन रिसेंट ईयर, ठीक है, तो 20 भी अचीव कर ही लेंगे। इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी हैज सर्ज with sugarcane based distilleries increasing and as well as grain based distilleries also increase their production, ठीक है। तो अधिकतर कहां से बन रहा है हमारा, शुगर केन से और ग्रेन यानी कि मेज से। तो ये फर्स्ट जनरेशन की फ्यूल्स हैं जो कि हमारी फूड सिक्योरिटी पे प्रेशर डालेंगे। फूड वर्सेस फ्यूल dilemma. The increased use of maize and sugarcane for ethanol production has led to concern about the food security, particularly with rise in maize imports and potential impact on poultry as well as livestock sector. एक तरफ हम मेज इंपोर्ट भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसको बायोफ्यूल में डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो पोल्ट्री और लाइव स्टॉक सेक्टर में दिक्कत आएगी, फीड एंड फॉडर की, फिर वो और कॉस्टली हो जाएगा, फिर अल्टीमेटली मिल्क कॉस्टली हो जाएगा एंड सो ऑन। While industry leaders argue that India's grain and sugar surplus are sufficient, others caution against the redirection of essential food resources towards fuel production, which could exacerbate the agriculture sustainability issues. ठीक है, तो हमें फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन की तरफ मूव करना जरूरी है। सेकंड एंड थर्ड जनरेशन की बात करें तो यस, देयर इज ग्रोइंग कंसेंसस दैट इंडिया शुड डाइवर्सिफाई बियॉन्ड फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल, ओके, ताकि ये बायोफ्यूल प्रोडक्शन और ज्यादा सस्टेनेबल हो और ये हमारी फूड सिक्योरिटी पे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट ना डाले। इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट स्टेट्स, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो इट इज मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, क्योंकि देखिए बायोफ्यूल प्लांट लगाने के लिए आपको सबसे ज्यादा चाहिए वाटर, और सबसे ज्यादा अगर वाटर रिच रिवर कहीं पर है तो वो यूपी और बिहार में, ठीक है, दोनों जगह पर इसके प्लांट लगाना बेनिफिशियल है। सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन मल्टी फ्यूल डिस्टिलरीज केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग शुगर केन एंड ग्रेन्स। In contrast, states like Uttar Pradesh, Maharashtra, they have shown less enthusiasm for ethanol blending, preferring to focus more on profitable markets like liquor and other industrial use of ethanol. ठीक है, तो वो बायो इथेनॉल की तरफ इंटरेस्टेड नहीं है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु वो ज्यादातर लिकर की तरफ ही यूज कर रहे हैं इसको। फ्यूल एफिशिएंसी एंड ऑटोमेटिक चैलेंजेस। नाउ इथेनॉल ब्लेंडिंग जब हम करेंगे तो यहाँ पे दिखाया गया है कि इट हैज रिड्यूस द फ्यूल एफिशिएंसी इन व्हीकल्स नॉट स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर हायर इथेनॉल कंटेंट। तो या तो हम पूरा का पूरा अपने व्हीकल्स का मॉडल ही चेंज करें, ठीक है, दैट इज वन वे, और अगर हम जो एग्जिस्टिंग व्हीकल है उन्हीं में अगर यूज कर रहे हैं इसको, तो फिर उससे हमारी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो रही है। ऑल द व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स आर अलाइनिंग विद द E20 टारगेट, एग्जिस्टिंग व्हीकल्स में रिक्वायर इंजन और रिट्यूनिंग और अपग्रेड टू अडॉप्ट द न्यू फ्यूल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो न्यू व्हीकल में तो वो लोग चेंजेस कर सकते हैं जो बन रहे हैं, लेकिन जो व्हीकल ऑलरेडी, अब जैसे किसी ने कार खरीदी तो ऑब्वियसली बात है कि अगले 10 साल नहीं खरीदेगा शायद दोबारा, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको इंजन को रिट्यून करवाना होगा या फिर अपग्रेड कराना होगा, तो अगेन वो एक खर्चा होगा। एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी कंसर्न, एक्सपेंडिंग sugarcane cultivation for ethanol production could lead to increased water usage, और ज्यादा शुगरकेन प्रोड्यूस करोगे और ये बहुत ही वाटर गजलिंग क्रॉप है, डाइवर्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम एसेंशियल फूड क्रॉप्स एंड थ्रेटनिंग द लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, फिर आप और ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन शुरू कर दोगे। टू मिटिगेट दीज इश्यूज देयर इज ए पुश टू प्रमोट मेज कल्टीवेशन विच इज लेस वाटर इंटेंसिव एज एन ऑल्टरनेटिव फीड स्टॉक टू इथेनॉल प्रोडक्शन। तो आप मेज से ज्यादा कर लीजिए रादर देन शुगरकेन। शुगरकेन काफी सारा वाटर पे प्रेशर डालता है। ये सब मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, आप खुद से रीड कर लीजिएगा। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स, ठीक है, ये उसके कुछ एग्जांपल्स है, बायो अल्कोहल, बायोडीजल, वेजिटेबल ऑयल, बायोईथर, बायोगैस। सेकंड जनरेशन फ्यूल, ये हम नॉन फूड क्रॉप यानी कि एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह से यूज बनाते हैं, जैसे राइस हस्क, इसकी एग्जाम्पल है सेल्यूलोस इथेनॉल, बायोडीजल एटसेट्रा, ठीक है। और देखिए एक चीज जरूर याद रखिएगा इसमें,
जो आपको एग्जाम में परेशान करेगी कि ये फर्स्ट जनरेशन तो हम कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से ही बना रहे हैं, ठीक है, जो यूज हो रही है ऑलरेडी, लेकिन सेकंड जनरेशन जो है उसमें हम लोग थर्मोकेमिकल रिएक्शन या फिर कह लीजिए बायोकेमिकल कन्वर्जन प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस याद रखना जरूरी है। थर्ड जनरेशन ये हम किससे बना रहे हैं, एल्गाई की मदद से, जैसे एग्जाम्पल ब्यूटेनॉल। सॉरी, फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर कर रहे हैं ताकि वो क्रॉप जो है वो हाई अमाउंट ऑफ कार्बन को ले सके और अच्छा ग्रो हो सके और फिर हम उसको हार्वेस्ट कर सके उसके बायोमास के लिए। और यहाँ भी हम वही टेक्निक यूज कर रहे हैं जो हम सेकंड जनरेशन में यूज कर रहे थे, ठीक है, दैट इज दिस, कहाँ गया ये, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन और बायोकेमिकल कन्वर्जन, ठीक है। तो ये चार तो याद रखेंगे आप कि किस तरीके से बनती है। रही बात यहाँ पे टाइप ऑफ बायोफ्यूल्स अलग अलग, तो सारे तो याद नहीं रखे जा सकते ऑब्वियसली, ठीक है, तो जो काम के हैं बस उतने याद रख लीजिए। जैसे बायो इथेनॉल है, ठीक है, तो ये हम लोग कौन से बना सकते हैं, ये हम लोग शुगर केन से बना सकते हैं, और ये एकदम हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड है दैट इज फर्मेंटेशन, उसी से बन जाएगा, राइट। और अभी तक ये इसकी जो एनर्जी है वो ठीक ठाक होती है, तो इसकी कंबशन परफॉर्मेंस जो है वो भी ठीक रही है, और इसने जो एमिशन होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का या सल्फर ऑक्साइड्स का, वो उसमें भी रिडक्शन होता है इससे। बायोडीजल, बायोडीजल की बात करें तो ये हम सोयाबीन ऑयल से बना सकते हैं या फिर वेजिटेबल वेस्ट से भी बना सकते हैं। ये वो सब फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन आप समझ गए होंगे। मुझे आपको एम्फोसाइज करना है कि अगर कभी आपको मैच का फॉलोइंग में दे दिया जाए कि कौन सी चीज हम किस प्रोसेस से बना रहे हैं, तो बस इसके लिए फिलहाल इतना याद रखिए कि बायोइथेनॉल ये ट्रेडिशनल मेथड से ही बन जाता है, दैट इज फर्मेंटेशन। बायोडीजल ये ट्रांस एस्टरिफिकेशन से बनता है, राइट। इसके अलावा बायोगैस तो वो तो सिंपल है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये आपको मैच द फॉलोइंग के टर्म्स में आ सकता है कल को। बायो बायोब्यूटेनॉल, ठीक है, इसे इसमें इसे भी हम फर्मेंटेशन से ही बनाते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। एंड एक और होता है बायो हाइड्रोजन, तो इसे हम कई मेथड से बना सकते हैं जैसे पायरोलिसिस या गैसिफिकेशन या फिर बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन से भी, राइट। तो ये चीजें याद रखिएगा, ये प्रोसेस आपको पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे मैंने नोट्स दे दिए हैं आपको सारे, आप रीड कर लीजिएगा वहाँ पे। ये सब हमारे काम का नहीं है एग्जाम में इतना इम्पोर्टेंट, ये यूरोप में क्या चल रहा है, पोलैंड में एंड ऑल दोस थिंग, दैट इज नॉट अ यूज। ठीक है, चाइना जी प्रोमिसेस स्ट्रॉन्गर फीजी टाइज, तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि चाइना इस रीजन की कंट्रीज के साथ अपने रिश्ते क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि वो यूएस का डोमिनेंस यहाँ से कम करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर इसका ताइवान है, दूसरी तरफ ये है आपकी यूएस की कोस्ट, और बीच की ये जो कंट्रीज हैं इन सब से सब पे मोस्टली यूएस और फ्रांस का ही इम्पैक्ट ज्यादा रहा है, बट यहाँ पे चाइना इनके साथ करता रहता है बीच में, क्योंकि छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बट एट द सेम टाइम इनकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक। उस दिन मैंने आपको याद कराए थे और एम्फेसाइज किया था कि न्यूजीलैंड को ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड इज पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया, राइट। उसी तरह से जो न्यू गिनी है इट इज पार्ट ऑफ मेलेनेशिया। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स जैसे पलाऊ, ठीक है, मार्शल आइलैंड, किरिबाती, ये सब याद रखिएगा, ठीक। वनुआटू, ठीक है, ये उस दिन वनुआटू के प्रेसिडेंट ही बोल रहे थे कि चाइना हम पे प्रेशर बना रहा है एंड इट इज यूजिंग टूरिज्म एज अ टूल हमारी इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए। ये फिजी जो आज की न्यूज में है, इसके साथ ये चाइना के स्टैंड यहाँ पे यही रहता है दैट स्काई इज द लिमिट, यू टेल अस व्हाट यू वांट एंड वी विल गिव यू। न्यू कैलेडोनिया, कुक आइलैंड, समोआ, टुवालू, ठीक है, ईस्टर आइलैंड, बस इतने। ईस्टर आइलैंड जनरली आप जब ज्योग्राफी में जीसी लॉन्ग पढ़ते हो ना उसमें बहुत आता है कि टाइम लाइन से इधर आएंगे उधर जाएंगे, क्रिसमस सेलिब्रेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। चाइना जी promises stronger Fiji ties in world of turmoil. China pledged to strengthen ties with Fiji, and China has stepped up its courtship of South Pacific nations, triggering concern among Western power, particularly US and Australia. यहाँ पे एक इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, वाओरानी इक्वेडोर के, बस। ओके, यहाँ पर एक और टर्म है, इसको आप इस चीज से रिलेट कीजिएगा कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हमें किस चीज पे और देखने को मिल सकते हैं।
यहाँ पे पाकिस्तान में जब सिंध प्रोविंस में बहुत ज्यादा फ्लड्स आए थे तो लोगों ने क्या किया था, अपनी बच्चियों की शादी कर दी थी। इसको इन लोगों ने क्या कहा, मॉनसून चाइल्ड ब्राइड। तो जब क्लाइमेट चेंज के इस तरह से इम्पैक्ट होंगे, ठीक, हमारे यहाँ भी होता है, बुंदेलखंड रीजन अगर आप आएंगे मध्य प्रदेश के, आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि अभी भी वहां पर चाइल्ड मैरिज काफी की जाती है। अगर चाइल्ड मैरिज नहीं कर रहे हैं तो एनी हाउ फिक्स करके वो 18 होते ही शादी कर देंगे। क्यों? क्योंकि मेन रीजन इज वाटर स्कैरसिटी एंड पॉवर्टी। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमें हमारी सोशल लाइफ पर भी देखने को मिलेगा। ओके, तो ये उसका एक एग्जांपल है, पाकिस्तान प्रोविंस ऑर्डर प्रोब इनटू मॉनसून चाइल्ड ब्राइड्स, जब सिंध में फ्लड्स आए थे। ठीक है, तो इसी तरीके से एग्जांपल ले लेके ही आपके आंसर बनते हैं अल्टीमेटली मेंस में। इसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप मेंस 450 प्लस की सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और कुछ वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, बाकी सब एप्लीकेशन पे चल रहा है, पेड कोर्स दैट कम्स एट जस्ट 1000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, उसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.